ओके सो इस वीडियो में ना हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीआरई जो है क्या मल्टीपल टाइम्स हमें देना चाहिए और क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके एडमिशन्स के चांसेस के ऊपर, और अगर आप जीआरई मल्टीपल टाइम्स दे रहे हैं तो उसकी तैयारी आपको सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट के लिए कैसे करनी चाहिए। बट बिफोर आई गो इनटू फर्दर डिटेल, मैं आपके साथ ना एक दो बड़े इंटरेस्टिंग से स्टेटिस्टिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। ईटीएस ने ऑफिशियली इस डेटा को शेयर किया हुआ है। वो ये बताते हैं कि 30% अप्रॉक्सीमेटली जो जीआरई टेस्ट टेकर्स हैं ना वो जीआरई को मल्टीपल टाइम्स देते हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है वैसे, कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ एक ट्रेंड, वो ये है कि मोर और लेस जो लोग बहुत हाई स्कोर कर रहे होते हैं ना, स्पेशली 330 प्लस का जो स्कोर जिन लोगों का आ रहा होता है, उनमें से 80% लोग जो होते हैं ना दे आर टेकिंग द जीआरई मल्टीपल टाइम्स। पहली अटेम्प्ट के अंदर 330 प्लस लाने वाले लोग हार्डली 20% होते हैं। बल्कि रिसेंटली अगर आप मेरी लास्ट वीडियो भी देखें तो उसके अंदर हाशिर के साथ मैंने वो वीडियो की थी। दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर स्कोर वाज 316 और सेकंड अटेम्प्ट में जाके उसका स्कोर जो था वो 334 आया था। एंड दिस इज द सेम ट्रेंड विद अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स एज वेल। इस चीज को मैं समझता हूँ कि नॉर्मलाइज हमें करना चाहिए। जीआरई के इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो समझते हैं कि मल्टीपल टाइम्स जीआरई देना जो है ना वो कोई बड़ी बुरी चीज़ है, इसको वो डिस्करेज करते हैं और हर एक की कोशिश यही होती है कि यार पहली दफ़ा में जीआरई का स्कोर लेके आया जाए। मैंने ये चीज़ देखी कि जिस तरह सैट का एग्जाम होता है जिसको आप एसएटी भी कहते हैं, जीआरई की तरह का एग्जाम होता है, बस वो सिर्फ अंडरग्रेड लेवल पे होता है जब आप अंडरग्रेड एडमिशंस में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सैट का एग्जाम देना बड़ा नॉर्मल है। काफ़ी नॉर्मल होता है कि वो 3 दफ़ा 4 दफ़ा सैट के एग्जाम में अपेयर करेंगे। तो ये चीज़ सैट की दुनिया में तो नॉर्मल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीआरई के अंदर इसको इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जाता। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज के जीआरई कंपेयर टू सैट इज एन एक्सपेंसिव एग्जाम, तो वो डबल ऑलमोस्ट उसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट फैक्टर की वजह से ज़ाहिर है $220 इज बाय नो मीन्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, सो उसकी वजह से लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखूं तो मेरे ख्याल में कि जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स से जो आपको बेनिफिट गेन होगा वो आउटवे कर जाएगा आपकी इस कॉस्ट को। $220 इज नथिंग कंपेयर टू द बेनिफिट दैट यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ योर, मतलब हो सकता है आपको स्कॉलरशिप्स ही मिल जाए बेस्ड ऑन द जीआरई स्कोर्स। तो उस लिहाज से ये है कि मल्टीपल टाइम्स जीआरई जो है ना उसको इंकरेज करना चाहिए। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज करता हूँ कि यार देखो, अगर आपके फर्स्ट टाइम में जीआरई के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आया या आपका डिजायर्ड स्कोर नहीं आया तो डोंट बी डिस्करेज्ड बाय। यार आपने बल्क ऑफ द एफर्ट कर दी हुई है, आपका एक स्कोर आ गया, एक बेसलाइन स्कोर आपको जनरेट हो गया है, अब आपने उसके ऊपर बिल्ड करना है, अपने स्कोर को इंप्रूव करना है। तो यू शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू टेक द जीआरई अ सेकंड टाइम। और देखें ये बड़ा नॉर्मल होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ना बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स की बड़ी अच्छी तैयारी भी होती है। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बड़ी थॉरो इन डेप्थ प्रेप की होती है। दे हैव पुट इन 300 आवर्स और मोर ऑफ प्रिपरेशन, 3-4 मंथ्स लगाए होते हैं, हर चीज़ की होती है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम डे पे जाके जो है ना वो फ्लंक कर जाते हैं। उसकी रीज़न ये नहीं होती कि उनकी तैयारी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी रीजंस ये होती हैं कि उनको टेस्ट डे एंग्जाइटी हो जाती है, दे आर नॉट गुड टेस्ट टेकर्स। जैसे ही वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा अनड्यू बर्डन, प्रेशर उनको फील होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस वो फील करते हैं। उसकी वजह से उनकी टाइम के अंदर मिसमैनेजमेंट हो जाती है, वो आसान चीज़ें जो है उनको क्लिक नहीं कर रही होती, जो बेसिक से सवाल होते हैं वो भी उनको जो है उसके ऊपर वो फ्लाउंडर कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम के अंदर ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप एक दफ़ा अपने जीआरई दे देते हैं और उसके अंदर आपका स्कोर नहीं आता डिस्पाइट प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम, तो आपको उस केस के अंदर फ़ौरन सेकंड अटेम्प्ट दे देनी चाहिए, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ना लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर आप हाशिर की वीडियो को भी देखें तो उसने भी ये बात की थी कि जब वो सेकंड अटेम्प्ट दे रहा था तो ही वाज मच मोर रिलैक्स्ड, विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि आप एक दफ़ा उस एनवायरनमेंट से गुजर गए होते हैं, एक दफ़ा उस चक्की से गुजर चुके होते हैं, तो जो पिसना होता है आपने वो पहली अटेम्प्ट में आप पिस चुके होते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट जो होती है वो ऑन दी अदर हैंड वो फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है, उसके अंदर आप ज़्यादा आपकी जो नर्व्स होती हैं वो काम होती हैं। तो इस वजह से ये है कि आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर स्कोर नहीं ले सके बिकॉज ऑफ टेस्ट एंग्जाइटी और स्ट्रेस, तो उसके अंदर आपको वेट नहीं करना चाहिए। जीआरई की पॉलिसी है कि आप 21 डेज के बाद अपना रीटेक कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप उस केस के अंदर अपना एग्जाम दे दें। और बहुत सारे केसेस में इवन के जो ईटीएस का अपना डेटा है ना वो ये कहता है कि जो लोग मल्टीपल टाइम्स जीआरई दे रहे हैं ना उसमें से ऑलमोस्ट 65 to 70% स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग देयर स्कोर्स। ये मेरा कोई अपनी तरफ से बनाया हुआ डेटा नहीं है, ये ईटीएस का अपना डेटा है कि ये एक इंकरेजिंग स्टैट है। और मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी देखा है कि मेजॉरिटी जो होती है 70-80% स्टूडेंट्स हु आर रीटेकिंग द एग्जाम उनका स्कोर इंप्रूव होता है। और जहां तक प्रोग्राम्स की बात होती है तो देखें जो प्रोग्राम्स है ना वो भी तकरीबन एक यूनानिमस है कि इसके ऊपर एक ओपिनियन है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं रिनाउंड प्रोग्राम्स, कम्पिटिटिव प्रोग्राम्स होते हैं, आपके हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, INSEAD है, वो लोग भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो है ना उसको बड़ा पॉजिटिवली व्यू करते हैं। उससे एप्लीकेंट का आपका एक बड़ा पॉजिटिव
पॉजिटिव परसेप्शन उन पे बिल्ड होता है। वो ये देखते हैं कि यार अच्छा ये बच्चा जो है बड़ा परसिस्टेंट है, बड़ा डिटरमिन्ड है, ही इज नॉट बॉग डाउन बाय चैलेंजेस। अगर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं आया तो चलें ही वेंट एंड फेस दैट चैलेंज एंड दैट ऑब्स्टिकल, ट्राई टू ओवरकम इट, और उसने उसको सेकंड अटेम्प्ट के अंदर कोशिश की है स्कोर को इम्प्रूव करने की। और इवन कि अगर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं भी होता है ना, तब भी वो चीज़ आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि वो ये चीज़ शो करती है कि आपने एक कम से कम कोशिश तो की ना, एक एफर्ट तो डाली, वर्सेस कि आप एक स्कोर के साथ सेटल हो गए। तो मैंने कई दफ़ा आपको ये बताया भी अपनी पास्ट वीडियोस के अंदर कि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 दफ़ा ये एग्जाम्स दिए होते हैं, तब जाके वो कहीं अपना स्कोर जो उनका डिज़ायर्ड स्कोर होता है वो आता है, और वो उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करते हैं कि देखें जी हमने किस तरह से इतना टाइम और कमिटमेंट और इस एफर्ट को पुट इन किया है जस्ट फॉर दिस एग्जाम, और हम वी डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, और वो उनकी कमिटमेंट शो करता है। और इवन के मैं भी आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। आई हैड वन स्टूडेंट जिसका एक टॉप प्रोग्राम के अंदर, बिजनेस स्कूल के अंदर उसका MBA प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है, और आई थिंक ही गॉट इनटू NCERT, और उसके साथ क्या था कि उसने मल्टीपल टाइम्स GRE दिया एंड ही वाज नॉट एबल टू इंप्रूव हिज स्कोर। इनफैक्ट उसका सेकंड अटेम्प्ट के अंदर स्कोर जो था वो ड्रॉप कर गया। ये तो उस चीज़ को उसने पॉजिटिवली ही एडमिशन कमेटी के सामने उसने पुट किया कि देखें जी मैंने एटलीस्ट एफर्ट तो पुट की थी, इट्स जस्ट के बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स, वर्क कमिटमेंट और बाकी सारी चीज़ें मैं उसको मैनेज नहीं कर सका, बट एटलीस्ट एक कमिटमेंट तो थी मेरी। और इवन के देखें इसमें ना एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि GRE के अंदर एक स्कोर सिलेक्ट की ऑप्शन है। अगर आपका लेट्स से कि कोई नुकसान नहीं है, अगर आप सेकंड टाइम GRE देते हैं, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली वो नीचे गिर जाता है, तो फिर उस केस के अंदर आप अपना वो स्कोर भेजिए ना, क्योंकि स्कोर सिलेक्ट की ऑप्शन अलाउज यू टू सिलेक्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट। तो अगर आपका पहले अटेम्प्ट में बेहतर स्कोर था, वो स्कोर भिजवा दें, सेकंड अटेम्प्ट में बेहतर स्कोर आ गया वो भिजवा दें, पहली को ना भिजवाएं। लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा कि देखें अगर आपने मल्टीपल टाइम्स GRE दिया है ना, तो आप अपनी सारी अटेम्प्ट्स का स्कोर भिजवा दें, क्योंकि लाइक आई सेड देयर इज अ यूनानिमस ओपिनियन के जितने भी ग्रेड स्कूल्स होते हैं ना, वो आपके बेस्ट कोर्स को वैसे भी देख रहे होते हैं, और अगर आपने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दिया होता है तो उसके अंदर उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली जो है ना वो परसीव कर रहे होते हैं। अब एक और क्वेश्चन भी होता है लोगों का कि जी हमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो हैं वो कब किस केस में देनी चाहिए। तो उसके मैं आपको 2-3 ज़रा कुछ रूल्स बता देता हूँ कि देखें अगर पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका जो GRE स्कोर है वो आपके प्रोग्राम की एवरेज स्कूल स्कोर रिक्वायरमेंट के विद इन 5 पॉइंट्स फॉल कर रहा है, तो आई डोंट थिंक उसके इसके अंदर आपको री अटेम्प्ट दे के कोई GRE को बहुत बड़ा आपको इम्पैक्ट दे देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इज 300 एंड ये एवरेज स्कोर आपके जो प्रोग्राम के होते हैं वो 320 है और आपका स्कोर 317 है, 316 है, तो इन दैट केस मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डोंट गो फॉर अ रीटेक, बल्कि इनफैक्ट आप जो है ना वो टाइम अपना एप्लीकेशंस के ऊपर लगा लें, अपनी बाकी एप्लीकेशन अपने एसेस के ऊपर, अपने रिकमेंडेशन लेटर्स को परफेक्ट बनाने के अंदर लगा लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो अभी 2-3 मंथ्स हैं बिफोर माई एप्लीकेशंस आर ड्यू, तो उस केस के अंदर आप 21 डेज के बाद एक और चांस ले लें। और अगर तो आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा नीच कम है देन योर रिक्वायर्ड स्कोर, लेट्स से आपकी अगेन रिक्वायरमेंट इज 320 बट योर स्कोर इज़ 310, 308, तो उसके अंदर तो मैं आपको डेफिनेटली इंकरेज करूंगा कि आप अपने रीटेक की तरफ जाएं, अनलेस एंड अनटिल आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप रीटेक के साथ अपनी एप्लीकेशंस को भी कर सकें। कई दफ़ा ये प्रॉब्लम लोगों को आता है कि वो बिल्कुल सर पे होती हैं, एप्लीकेशन डेडलाइंस उनके चल रही होती हैं, तो उस केस में वो GRE रीटेक नहीं कर पाते, या अगर वो करते हैं तो वो अपनी बाकी एप्लीकेशन को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो नेवर सेक्रीफाइस द रेस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि देखें जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वो आपकी होलिस्टिक एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं, दे जस्ट डोंट लुक एट द GRE स्कोर्स ओनली, दे लुक एट योर ओवरऑल प्रोफाइल। तो कई दफ़ा लोग ये होते हैं कि वो अपने GRE के ऊपर ही बैठ जाते हैं और अपनी बाकी एप्लीकेशन को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो डोंट डू दैट। रिगार्डलेस अगर आपका स्कोर 5 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 10 नंबर कम है, 15 नंबर कम है, अगर आपके पास टाइम नहीं है टू फोकस ऑन योर एप्लीकेशंस इन पैरेलल विद रीटेकिंग द GRE, देन प्रायोरिटाइज एप्लीकेशंस। GRE को छोड़ दें, जो आ गया सो आ गया, उसी के साथ काम चला लें। बल्कि कई दफ़ा तो ये भी होता है कि आपको मैं ये भी एडवाइस करता हूँ कि आपने अपनी एप्लीकेशंस पे फोकस कर लें, अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर लें, और उसके बाद अगर प्रोग्राम को फिर आप ईमेल करके उनसे पूछ लें कि अगर वो आपको थोड़ा सा टाइम और दे दें, आप एक इम्प्रूव्ड स्कोर के साथ अपनी एप्लीकेशन को विद इन 5 to 10 डेज या 20 डेज उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स अलाउ भी कर देते हैं कि आपने डेडलाइन तक एक स्कोर के साथ अपनी
एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद आपको लगा कि यार अभी एप्लीकेशन मैं समझता हूँ कि अपना GRE स्कोर इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आपने प्रोग्राम को कह दिया कि भाई अगर मैं आपको 2 वीक्स 3 वीक्स तक एक अपडेटेड स्कोर भेज दूँ तो वुड यू कंसिडर दैट अपडेट स्कोर इन माई एप्लीकेशन। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स कहेंगे कि हाँ, हमने अगर उस टाइम तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ना की हुई तो हम उस स्कोर को भी कंसिडर कर लेंगे। तो ये चीज़ भी आप इसके अंदर जो है ना वो अपने साथ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि देखें, मिनिमम कट ऑफ स्कोर्स जो होते हैं ना वो किसी भी प्रोग्राम के नहीं होते। GRE की दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई यूनिवर्सिटी कहे कि जी हमें मिनिमम इतना स्कोर चाहिएगा तो हम आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे। हाँ, स्कॉलरशिप के ऊपर कई कट ऑफ स्कोर्स होते हैं, खासतौर पर ग्रेड स्कूल के अंदर PhD लेवल के ऊपर काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, रिसर्च ग्रांट्स होती हैं, TAships RAships होती हैं जो कहती हैं कि भी हमें इतना GRE स्कोर चाहिए से 1 नंबर भी कम हुआ तो हम आपकी एप्लीकेशन को, ग्रांट की एप्लीकेशन को, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक एडमिशन्स की बात होती है तो उसमें 90% प्रोग्राम्स जो होते हैं ना उनके कोई मिनिमम कट ऑफ्स नहीं होते। वो यही कह रहे होते हैं कि जी बस आप ओवरऑल एप्लीकेशन हम आपकी देखेंगे। तो अगर आप मिनिमम कट ऑफ है ही कोई नहीं आपके प्रोग्राम का, तो उस केस के अंदर आपको अगर 5-10 नंबर आपके कम भी हैं तो आपको मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने GRE के साथ, उसी GRE के साथ अप्लाई करके बाद में कोशिश कर लेंगे अपने GRE को अपडेट करके अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करने। बट डू नॉट टेक द GRE एट द एक्सपेंस ऑफ योर एप्लीकेशन, बिकॉज एप्लीकेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज GRE। आप GRE पे लगे रहेंगे, ठीक है GRE आ जाएगा, बाकी एप्लीकेशन आपने उड़ा देनी है तो आप वहीं पे खड़े होंगे जहाँ पे एक बिलो एवरेज GRE स्कोर के साथ खड़े होंगे, बल्कि ज़्यादा बुरी जगह पे आप खड़े होंगे। तो मिनिमम कट ऑफ्स कोई होते नहीं है, अप्लाई आप किसी भी स्कोर पे कर सकते हैं। बहुत कम प्रोग्राम्स हैं जिनके मिनिमम कट ऑफ्स हैं, तो आप बाकी एप्लीकेशन पे फोकस करने इफ़ यू डोंट हैव टाइम एंड देन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि देखें जी, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जिसमें अगर आप लेट से किसी STEM प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्वांट के ऊपर, मैथ स्कोर के ऊपर, वर्बल पे या AWA के ऊपर। AWA के ऊपर तो खैर बहुत सारे प्रोग्राम्स वैसे ही लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन ये है कि वर्बल के ऊपर उनका कोई स्कोर रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो दे डोंट इवन लुक एट योर वर्बल स्कोर। लेट से आपका क्वांट स्कोर, आपने पहले अटेम्प्ट दिया, आपका क्वांट स्कोर वहाँ पे अच्छा आया हुआ है या अब दी एवरेज स्कोर्स आया हुआ है या एवरेज पे आया हुआ है, तो अब आप वर्बल की खातिर अगर लगे हुए अपने स्कोर को इंप्रूव करने तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू अगेन हेल्प योर एप्लीकेशन मच। तो जो चीज़ अगर आपने इंप्रूव करना है तो आप उस चीज़ के लिए अगर इंप्रूव करना चाहते हैं जो कि प्रोग्राम की मेन रिक्वायरमेंट है, तो हाँ उसके लिए अगर आपके पास टाइम है, आप बैलेंस कर सकते हैं तो आप करें। और इसी तरह ये है कि AWA के ऊपर भी बहुत रेयर होता है कि कोई प्रोग्राम की मिनिमम आपसे रिक्वायरमेंट मांगे। हाँ, कुछ होते हैं जो 4, 3.5, 4 की रिक्वायरमेंट रख देते हैं, तो उन केसेस के लिए तो आप अपना GRE रीटेक कर सकते हैं, लेकिन 99% ऑफ द प्रोग्राम्स डू नॉट लुक एट योर AWA स्कोर्स। वो चीज़ आप TOEFL IELTS वगैरह देकर भी आप वो कॉम्पनसेट आप उसको कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये होता है कि जी रीअटेम्प्ट को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, हाउ शुड वी हैंडल अ रीअटेम्प्ट। तो इसमें तो देखें, मैं आपको ये कहता हूँ कि अब पहले तो आपको एक अपना डायग्नोसिस, एक सेल्फ इवेल्युएशन करने की ज़रूरत है कि आपका स्कोर बुरा आया क्यों है। अगर आपका लेट सपोज पहली अटेम्प्ट में आपने एग्जाम दिया, आपका स्कोर नहीं आया, तो अब लेट्स सी के यूनिट इवैल्यूएट के क्यों नहीं आया। इज इट बिकॉज के कोई टॉपिक्स आपके प्रॉब्लमेटिक थे, कोई एरियाज में आप वीक है, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस में तो मैंने ये देखा कि टाइम मिस मैनेजमेंट की वजह से स्कोर नहीं आता या एग्जाम स्ट्रेस की वजह से स्कोर नहीं आता। तो अगर तो टाइम मिस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, एग्जाम स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तो आपको उसके इस केस में जो 21 डेज होते हैं ना बिफोर यू कैन रीटेक द GRE, उसके अंदर आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए ऑन टाइम प्रैक्टिस, मॉक एग्जाम्स। बल्कि मैं तो ये भी एडवाइस करता हूँ कि आप अपने जो ओल्ड GRE पैटर्न के ऊपर लॉन्ग मॉक्स होते थे ना, लॉन्ग एग्जाम्स होते थे, आप लॉन्ग एग्जाम्स कर लें, लॉन्ग मॉक्स कर लें, ताकि आप थोड़ा सा टाइम के प्रेशर को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख लें, ज़्यादा जो एक स्टेमिना है आपका वो बिल्ड हो जाए, जो ज़्यादा एक ड्यूरेशन तक स्ट्रेस लेने की सलाहियत है आपकी वो बिल्ड हो जाए। अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इट हैज़ टू डू विद सर्टेन टॉपिक्स, आपको लगा कि वोकैबुलरी नहीं आती थी या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप्स के अंदर या टॉपिक्स के अंदर आपको स्ट्रगल थी, तो उस केस में मैं आपको ये कहूँगा कि गो एंड प्रिपेयर ओनली दोज एरिया। ये नहीं करना चाहिए कि आप पूरा GRE बैठ के दोबारा से सिरे से प्रिपेयर करने बैठ गए। एक तो आपको उसमें टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा और आपकी वो बहुत ज़्यादा एक इनएफिशिएंट किस्म की अप्रोच होगी जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यू शुड जस्ट सिलेक्ट दोज एरियाज जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस हुई थी, और एक GRE डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करता है आफ्टर योर एग्जाम 1 वीक to 10 डेज बाद आ जाती है, जिसमें वो आपको हाईलाइट कर देगा कि यार ये एरियाज हैं, ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आप स्पेसिफिकली फोकस करें। और उसमें भी मैं आपको ये एडवाइस
करता हूँ कि यार उन बुक्स को, उन वीडियोस को, रिसोर्सेज को कंसल्ट ना करें जिनको आप ऑलरेडी कंसल्ट कर चुके हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वो तो कर चुके हैं ना, उससे तो आपका स्कोर नहीं आया, उससे तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब आपको यू नीड टू गो एंड फाइंड अदर रिसोर्सेज एंड सोर्सेज जहाँ से आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू एंगल, फ्रेश एंगल मिले टू लर्न अबाउट दोज टॉपिक्स, दोज द टेक्निक्स अराउंड दोज टॉपिक्स। तो आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप इंटरनेट पे गूगल वगैरह करें, ट्राई टू फाइंड एंड लुक फॉर रिसोर्सेज जो कि उन एरियाज को आपको हेल्प करें टू लर्न बेटर, टू कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड देम बेटर। वर्ड्स का मसला आया था तो गेट बेटर वर्ड लिस्ट टू प्रिपेयर फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। तो ये चीज़ है कि ब्लाइंडली जाके वही चीज़ों को दोबारा पढ़ना, उनको ही प्रिपेयर करने बैठ जाना इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद इम्प्रूविंग योर स्कोर। आपको करना ये चाहिए कि आप स्पेसिफिकली एनालाइज करें कि कौन से एरियाज हैं, कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या रीजंस थे फॉर योर फेलियर, एंड देन जस्ट फोकस ऑन दोस। हाशिर की वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा कि उसने सिर्फ 1 महीना और फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के दरमियान में उसका मसला था टाइम मैनेजमेंट का, एग्जाम के स्ट्रेस को मैनेज करने का। तो बिफोर द सेकंड अटेम्प्ट ही वेंट ऑन टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस अंडर टाइम कंडीशंस, और उसने वो चीज़ पे बस फोकस किया एंड ही वाज एबल टू इम्प्रूव हिज स्कोर बाय ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, एंड विच इज़ द केस फॉर मोस्ट पीपल कि अगर आप लेजर फोकस हो जाए ना अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज के ऊपर तो आपको मैक्सिमम जो है ना स्कोर आपका इम्प्रूव वहाँ से आपका होगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा, इसमें ये भी होता है री अटेम्प्ट से रिलेटेड कि जी क्या हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग वाटर्स क्या हम जाके एक अटेम्प्ट जीआरई की दे आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जब मेरे सेशन को भी ज्वाइन करेंगे या मेरे साथ कोई 1-to-1 सेशंस ले रहा होता है तो वो कहते हैं जी अगर हम एक अटेम्प्ट ऐसे ही दे दें जाके शुरू सेशन के शुरू में, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप अपना टाइम क्यों ज़ाया करें, अपने पैसे भी ना ज़ाया करें। उससे बेहतर है कि आप पावर प्रेप का जीआरई का एक ऑफिशियल मॉक एग्ज़ाम दे दें, वो भी आपको एक बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर दे देगा कि वेयर डू यू स्टैंड, रादर देन कि आप अपनी अटेम्प्ट को भी ज़ाया करें, पैसे भी ज़ाया करें। कई दफ़ा लोग डीमोरलाइज भी हो जाते हैं कि वो जब जाके एग्ज़ाम देकर आते हैं स्कोर नहीं आता तो बेचारे वो वैसे ही उनका जो माइंड सेट होता है वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आप खामखी जाके बगैर तैयारी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अनलेस एंड अनटिल कि आपकी पहले से बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और यू आर वेरी ब्रिलियंट एंड यू आर यूज्ड टू टेकिंग सच एप्टीट्यूड एग्जाम्स, तब तो आप शायद अपना स्कोर ले सकें, लेकिन अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपके सर पे डेडलाइन चढ़ी हुई है, महीने बाद आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन है, आज आपको पता चला है, होश आया है कि जी मैंने अप्लाई करना है, तो उस केस में तो वो तो एक एक्सट्रीम केस है ना, उसमें तो आपको तैयारी का टाइम ही नहीं है। आप ज़ाहिर है जाएँ जाके एग्ज़ाम दे दें, जो होगा देखी जाएगी और फिर अपनी एप्लीकेशंस पे काम करें। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, यू हैव फुल 2-3-4 मंथ्स अहेड ऑफ यू बिफोर योर एप्लीकेशंस आर ड्यू, तो फिर आप इस तरह की हरकतें ना करेंगे जाके जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जाके एग्ज़ाम दे दें। प्रॉपर प्रिपेयर करके एक अटैम्प्ट दें, और प्लान आपको हमेशा ऐसे ही करना चाहिए अपनी एग्ज़ाम को कि आपके पास इतना टाइम हो कि एक सेकंड अटैम्प्ट आपकी बन सके, क्योंकि कई दफ़ा लोग बिल्कुल डेडलाइन के सर पे जाके अपनी अटैम्प्ट दे रहे होते हैं तो उनके पास कोई बैकअप कोई नहीं होता उस केस में। तो अगर आपका स्कोर नहीं आता तो आप इम्प्रूव करने का टाइम आपके पास नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं हमेशा ही लोगों को समझाता हूँ कि यार अपनी प्लानिंग और इस तरह से किया करें कि आप जीआरई को जब दे रहे हो तो आपका 2 अटैम्प्ट्स आपकी हों, कि आपके पास महीने का गैप हो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड अटैम्प्ट, और उसके बाद आपके पास महीना डेढ़ और हो बिफोर योर एप्लीकेशंस आर ड्यू, ताकि आप महीना डेढ़ 2 अपनी एप्लीकेशंस पे भी प्रॉपर्ली काम कर सकें। तो एसेंशियली 6 मंथ्स का टाइम होना चाहिए कि 3-4 मंथ्स बाद आपने पहली अटैम्प्ट दी, फिर मंथ बाद आपने सेकंड अटैम्प्ट दी, अगर रिक्वायर्ड है, अगर नहीं रिक्वायर्ड वेल एंड गुड, आप पहली अटैम्प्ट के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, और अगर रिक्वायर्ड है तो फिर आप जाके एक सेकंड अटैम्प्ट दें, और उसके बाद भी आपके पास 1 महीना हो जिसके अंदर आप अपना जो जीआरई स्कोर है उसको आप इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको लेके चलें। अगेन जस्ट टू कम बैक टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो के मल्टीपल अटैम्प्ट्स को मैं इंकरेज करता हूँ। आई हैव सीन पीपल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इफ़ दे आर टेकिंग द जीआरई मल्टीपल टाइम्स। पहली दफ़ा बहुत सारे लोगों का स्कोर नहीं आता डिस्पाइट गुड प्रेपरेशन, तो डिस्करेज ना हो, अटैम्प्ट दोबारा से दे दें एग्ज़ाम की, और ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प कर सकती है। अगर ख़ास तौर पर अगर आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अगर स्कोर इंप्रूव नहीं होता, ये नेगेटिवली आपके उसमें नहीं जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। और मल्टीपल अटैम्प्ट्स को प्लान प्रॉपरली करें। अगेन टाइम हो आपको रीटेक करने का, जीआरई इसी तरह आपको देना चाहिए कि भाई आपके पास सेकंड अटैम्प्ट का भी टाइम हो, और अगर नहीं होता, अगर टाइम ही इतना है कि एक ही अटैम्प्ट दी जा सकती है तो सो बी इट,
उस केस के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। तफरी की खातिर, शुगल की खातिर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अपना GRE देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑलरेडी ब्रिलियंट एंड अ वेरी स्मार्ट गाय। तो फिर आप उस केस में बगैर तैयारी करके जाके दे दें एग्ज़ाम, आपका स्कोर आ सकता है। और उसके अंदर और लोगों के आते भी हैं, देयर आर 1-2% पीपल जो कि होते हैं आउटस्टैंडिंग, बगैर तैयारी के स्कोर आ जाता है उनका, या 2 दिन तैयारी के बाद उनका 320 330 आ जाता है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, definitely go ahead and take the exam. If not, then properly prepare and plan for at least 2 attempts और उसके बाद जाके अपना एग्ज़ाम दें, उस हिसाब से अपना एग्ज़ाम प्लान करें। Again, if you have any questions regarding this video, please feel free to ask. I'll be more than happy to help you out.